Welcome back to our podcast series. Now, we will be moving on to some other stories. पिछले पॉडकास्ट में जैसा कि हमने अपनी जर्नी के बारे में बात करी कि कैसे जॉब स्टार्ट हुई, कैसे डिसीजंस लिए, कैसे लाइफ में मूव ऑन किए। तो अब इसी चलते हम बात करने वाले हैं कुछ और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में। उनमें से एक किस्सा जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ वो है मेरा डिसीजन जिसने मुझे एक और टर्निंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैं 2015 में दिल्ली मूव किया। एंड दिल्ली मूव करने के बाद जिस कंपनी में जॉब लगी थी वो एक्चुअली प्लाईवुड कंपनी थी, और उन्होंने जिस तरीके से ऑफर दिया था उससे ये लगा कि मुझे कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठना है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाके पता चला कि मुझे आरडीसी जो कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है वहाँ पे बैठना था। मेरी सेटिंग वहाँ पे थी, और वो जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था वहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई होती थी वेयर हाउसेस पे। सो अगर बात करूं कि लाइफ में क्या चेंज हुआ तो ये कि मैं एक स्टेट लेवल के वेयर हाउस से उठ करके मैं एक जोनल लेवल के वेयर हाउस पे आ गया था। इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था। हाँ, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारा डिफरेंस था। यहाँ चॉकलेट कंपनी का वेयर हाउस था, तो उस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करना, उस तरीके से वेयर हाउस को मैनेज करना होता था। जब मैं ये प्लाईवुड कंपनी में गया तो वहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज करने का तरीका अलग था, इन्वेंट्री को रखने का तरीका अलग था, काउंटिंग करने का तरीका, डिस्पैच का तरीका, गाड़ी में जो लोड होता है उसका तरीका काफ़ी अलग था। तो ये सब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बट इट्स ओके। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान करती रही इस दौरान कि मैं न्यू अशोक नगर में रहता था, और न्यू अशोक नगर से मुझे मुंडका जाना पड़ता था। मुंडका मेट्रो स्टेशन, जो कि मुझे लगभग 1.5 घंटा लगता था ट्रैवल करने में, और फिर वहाँ से अगेन ऑटो पकड़ के मुझे वो हिरनकुदना मोड़ पे जाना होता था। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस। तो काइंड ऑफ लाइफ बड़ी हौच-पौच सी हो गई। जैसा सोचा था कि फेयरी टेल्स की तरह ज़िंदगी बदल जाएगी, दिल्ली में रहेंगे तो बड़ी कंपनी होगी, बड़े लाइफ़स्टाइल होगी, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली शुरुआत में। और भी उससे ज़्यादा बदतर ज़िंदगी हो गई थी, क्योंकि जब आप मुंडका साइड जाते हो और वो पूरा वेयरहाउसिंग एरिया है, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, बस नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। 5-6 महीने हुए, ऑब्वियसली अपना टैलेंट तो था ही, तो लोग बहुत खुश हुए, बहुत इम्प्रेस हुए। इवन मेरे जो मैनेजर थे, जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर थे, वो मेरी इंग्लिश से बड़े इम्प्रेस हुए। जो भी मेल हो मैं लिखता था, जो भी काम हो मैं करता था। बड़ा अच्छा लग रहा था सीखने में। 5-6 महीने लगा, सीख गया सारी चीज़ें। बट धीरे-धीरे करके वो होता है ना कि जब आप ज़्यादा अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाते हो तो जो ऑलरेडी अंडर परफ़ॉर्मिंग लोग होते हैं वो आपसे घबरा जाते हैं, और वो इंटरनल पॉलिटिक्स चालू हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सो वही हुआ, वो कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स टाइप की चीज़ें चालू हो गई, कुछ अजीबो-गरीब किस्से होने लगे, और सिचुएशन ऐसी आ गई कि वही बॉस जो मुझे इतना मानने लगा था कि वो मेरे रूम पे आया, मेरे से बातें करता था, पर्सनली शेयर करता था हर चीज़, उसे मैं बुरा लगने लगा। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो वेयर द थिंग्स वेंट रॉन्ग। बट आप लोगों के लिए ये सजेशन है कि जब भी आप कोई नई कंपनी जॉइन करो, नई जगह जॉइन करो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, उतना ही दिखाओ, उतना ही शो करो जितने की ज़रूरत है। ऑलराइट? इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हो सकता है आपके अंदर टैलेंट है कि आप 15 घंटे कंटिन्यू काम कर सकते हो, बट जिस कंपनी में आपने जॉइन किया है अभी-अभी, वहाँ पर आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे की फ़ोकस्ड प्रोडक्टिविटी दिखाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस कि आप जाते ही जाते वहाँ पे 10-10 घंटे काम करके एकदम परफ़ॉर्म कर लिए। क्योंकि होता क्या है कि क्लैशेस बढ़ेंगे आपके जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ। आपको किसी के साथ क्लैश नहीं बढ़ाना है। आपको लोगों को मिल-जुल कर लोगों के साथ चलना है। हाँ, अगर आपको परफ़ॉर्मेंस दिखानी है, तो आप ऑब्ज़र्व करिए पहले कि चल क्या रहा है वहाँ पे। आप ये ऑब्ज़र्व करिए कि वहाँ पर एक्जिस्टिंग जो वर्किंग मेथड्स हैं, एक्जिस्टिंग जो वर्किंग करने का तरीका है, कल्चर है, वो कैसा है? आप पहले उसको अडॉप्ट करिए, और फिर उसमें धीरे-धीरे इम्प्रोवाइज़ेशन करिए, ताकि आपके जो साथ जॉब कर रहे हैं उनको भी बुरा ना लगे, और साथ-साथ आपकी खुद की जो परफ़ॉर्मेंस है वो लोगों को दिखना शुरू हो जाए। आप हमेशा याद रखना, इमीडिएटली आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। हमेशा याद रखना कि इमीडिएटली आपकी परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव होकर दिख रही है किसी कंपनी के ज्वाइन होते ही, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो आगे।
में। खैर ये सब कुछ हुआ, 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद उन्होंने कंफर्मेशन देने के लिए भी मना कर दिया, बोले कि नहीं अभी 1 महीना और है, आपको कंफर्मेशन के लिए लगेगा। वो बहुत चिढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि ऑलरेडी मैं परेशान तो था ही सब फालतू की बातों से, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ, जिस हाई लेवल गोल के लिए को अचीव करने के लिए आया हूँ, वो गोल अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टेंशन में लगा के रखे हुए हैं। तो मैंने एक दिन बस डायरेक्टली पूछा उनसे कि आपको चाहिए क्या? वो बार-बार प्रेशर तो कर ही रहे थे कि रिज़ाइन कर दो और वरना हम निकाल देंगे तो बहुत बुरा लगेगा ये वो। बट सीधे-साधे थे उस टाइम पे, आइडिया था नहीं कि एचआर से बात करनी होती है या उनके ऊपर भी बॉसेस होते हैं, उनसे बात करनी होती है। ये सब चीज़ों का आइडिया ज़्यादा नहीं था और ध्यान भी नहीं रहा। और मैंने एक दिन बस उठा, उनको फेस टू फेस बात करी कि आपको चाहिए क्या? रिज़ाइन कर दूँ? कर देता हूँ, आप खुश? हाँ, खुश। ठीक है, खत्म बात। मैंने इमीडिएटली एक रेज़िग्नेशन मेल लिखा और 1 हफ्ते का नोटिस पीरियड डाल कर के मैंने रिज़ाइन कर दिया। उसके अगले दिन से मैं देखने भी नहीं गया। And trust me guys, I didn't have any job, any offer letter that time. I didn't know what to do. I didn't know where to go. दिल्ली आए हुए अभी मुझे 7 महीने ही हुए थे, या 7 महीने ही हुए थे और मेरी ज़िंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट। सो खैर एक चीज़ का सुकून था कि जो भी किया उससे मुझे सैटिस्फैक्शन था। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उससे आपको सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। भले ही उस रेज़िग्नेशन के बाद मुझे बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने पड़े, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़े, बट आई वाज़ हैप्पी, आई वाज़ सैटिस्फाइड कि ठीक है यार, एक बुरी चीज़ छोड़ी है, तो किसी अच्छी चीज़ को हासिल कर लेंगे। अब ये करने के बाद में लगभग मुझे याद है आज भी 25 days. Yep. 25 days continuously I went for the interview every day. Sometimes there was a time कि मेरे पास कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं होती थी। आई जस्ट बोर्ड इनटू द मेट्रो स्टेशन एंड एक बार मेट्रो में बैठ करके गुड़गांव की तरफ निकलना होता था मुझे। तो आधे घंटे का सफ़र था कीर्ति नगर तक मेट्रो में, तो आधे घंटे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ naukri.com पे स्क्रॉल करता था। जो भी जैसी भी जॉब मिल रही थी मेरे प्रोफ़ाइल से रिलेटेड या कुछ भी बेटर लग रहा था, मैं बस अप्लाई करते जा रहा था, करते जा रहा था। इमीडिएट जॉइनर्स पे और हर दिन सुबह-सुबह 10 बजे के आस-पास अपना सीवी अपडेट कर देना ताकि naukri.com पे रिज़्यूम जैसे ही एचआर आते हैं उनको सबसे ऊपर दिखे। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ सब कुछ किया। सबके नंबर सेव करता गया। डेली दिन-दिन में 4-4 5-5 कॉल्स करी। अगर लगता था कि हाँ, आज इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो मैं पहले ही पहुँच जाता था। ये सिलसिला लगभग 25 दिन तक कंटिन्यू चला रहा और एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे आज भी याद है, एक बीपीओ था वो, जहाँ पे मुझे एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू देने जाना था और रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि ये आपका हुड्डा हुड्डा नहीं, मैं उस जगह का नाम होंडा चौक, यप, होंडा चौक के आसपास बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो भीग गए थे बहुत बुरी तरीके से। अब समझ में नहीं आ रहा था कि वापस रूम पे जाएँ, क्योंकि रूम पे जाने में 2 ढाई घंटा 3 घंटा लगेगा और वापस आ नहीं सकते। और फिर मन में आया कि चलो देखते हैं यार, भीग तो सभी गए होंगे, सब इंटरव्यू जब हो ही रहा है, देखते हैं जा कर के क्या होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दैट वाज़ द मोस्ट क्रेज़िएस्ट थॉट एंड वर्क आई डिड। मैं बस रास्ता ढूँढते-ढूँढते उस बारिश में पहुँचा वहाँ पे, पूरी तरीके से भीगा हुआ था। गार्ड ने देखा, गार्ड ने चेक किया तो उसने तो वो तो समझ गया कि भाई ये तो पागल लड़का है, कुछ हालत ख़राब रखी है इसकी। तो उसने कुछ ब्लैंकेट वग़ैरह दिया पोंछने के लिए। बाहर बैठे, थोड़ी देर जब थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए, तो कपड़े तो पूरी तरीके से भीगे ही थे, तो ऑब्वियसली हालत ख़राब ही थी। थोड़ा बहुत जब फ्रेश हो गए, हल्का लगा कि हाँ, पानी नहीं टपक रहा है, तो फिर मैं अंदर गया। अंदर वो 1 घंटे लगभग 15-20 लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए, उसमें से 3-4 लोग भीगे थे, मैं ही नहीं था अकेला, तो मुझे लगा चलो यार अपन अकेले बेवकूफ़ नहीं हैं। और ये करते-करते फिर 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में जो एसी में मेरी हालत खराब, आई कांट टेल यू। 1 घंटे बाद इंटरव्यू राउंड चालू हुआ, वन बाय वन लोगों को बुलाया गया। पहला राउंड हुआ एक मीटिंग रूम में, उसका पहला क्वेश्चन था, "भई ये हालत क्या बना रखी है? कल इंटरव्यू देने आ जाते।" मैंने कहा, "कल तक आप किसी को हायर कर लेते फिर क्या होता? एंड आई नीड द जॉब।"
उसको लगा, अच्छा लगा। उन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, बहुत अच्छे से बात करी, बहुत ही मुस्कुरा करके बातें हुई, डिस्कशंस होते रहे। और शाम तक मुझे वो फाइनल राउंड में भी लेके आ गए, जहाँ पे एक्सेल का टेस्ट होना था। एक्सेल पे तो आप जान मतलब नंबर वन था ही मैं अपने पूरे ग्रुप में और अपने आप में। तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, सब बातें हो गई। ज्वाइनिंग के दिन जब मुझे ज्वाइन करने जाना था, तो फनी चीज ये हुई। अब देखिए, ये होता है ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, वैसी वाली सिचुएशन थी कि सब कुछ होने के बाद जब उन्होंने कहा ठीक है आपका ना ज्वाइनिंग वाले दिन, उन्होंने बोला कि आप जा करके यहाँ पे इनसे मिल लेना और ज्वाइन कर लेना। एंड आई वेंट देयर। और जो फाइनल जो डिस्कशन डिसीजन लेना था सैलरी का, वो ज्वाइनिंग के दिन जो रिपोर्टिंग मैनेजर है उसको लेना था। क्योंकि मैंने बोला था कि यार ये 20-22 हज़ार रुपए पे तो नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है ये। ठीक है, दिल्ली में सर्वाइव करने के लिए, और दिल्ली से गुड़गांव आना और गुड़गांव शिफ्ट होना तो और भी ज़्यादा महंगा था। तो आई सेड कि नहीं नहीं, मिनिमम 30 तो चाहिए ही चाहिए। एंड यू कैन गिव मी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई विल बी एबल टू हैंडल दैट। फिर ज्वाइनिंग वाले दिन गया वहाँ पे, तो सबसे पहले सबसे नमूने वाली चीज़ ये देखी कि वो मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करा रहे थे। वहीं से मेरा मन हुआ कि यार ये क्या बात हुई, मोबाइल जमा करा रहे हैं, और कोई बात हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर कैसे मैनेज करेंगे। मैं कहा ठीक है, चलो करके देखते हैं। मोबाइल जमा तो कराया था, वो बोले कि सिर्फ आधे घंटे के लिए आपको लंच टाइम में मोबाइल मिलेगा। ऑकवर्ड लगा कि यार ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। अंदर गए, वहाँ पे बात बात करी मैं रिपोर्टिंग मैनेजर से, तो बात बनी नहीं एक्चुअली। वो बोलने लगे कि नहीं नहीं, अभी तो आपको 18 मिलेगा और 6 महीने बाद बढ़ा देंगे। मैंने कहा 6 महीने बाद का चूरन तो खैर क्या ही लूँ। अगेन आपके लिए एक एडवाइस कि जब भी डिसीजन ले रहे हो तो इमीडिएटली डिसीजन ले लो। कोई डिसीजन ऐसा मत रखना एचआर के साथ, स्पेशली डिस्कशन में, वो भी सैलरी के बारे में, कि अभी ले लो 6 महीने बात कर देंगे, अभी ले लो 4 महीने बात कर देंगे। कुछ नहीं होता, वो सब चूरन होता है। ठीक है, फंस जाओगे। सो ये डिस्कशन हुआ, शाम तक मैं रुका वहाँ पे, देखा अजीब सा ही माहौल है। सब कार्ड के लिए कॉल कर रहे हैं, आप कार्ड की पेमेंट करिए, आप कार्ड खरीदेंगे क्या, ये सब। उनकी रिपोर्ट बन करके इनके टीएल के पास आ रही थी। टीएल वाल जो भी रिपोर्ट आ रही थी, टीएल वो उसमें एक्सेल पे काम करके वो सारी चेंजेस कर रहा था। अब ये चेंजेस करते हुए मैंने जब देखा, मैंने कहा ये तो यार फालतू का काम है, एक्सेल तो करते हुए 5 साल हो गए, अभी वापस से करेंगे क्या। बड़ा अजीब लगा। एंड अगेन शाम को निकले, शाम को ही कॉल किया, और मैंने मना कर दिया कि ना, मुझे ये जॉब भी नहीं करनी। अब ऑब्वियसली थी तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन, क्योंकि 15 दिन हो गए थे भटकते भटकते, कोई जॉब हाथ में आई नहीं थी। एक जॉब जो हाथ में लगी हुई थी, उसको वापस से मना करके चले आए। एक होता है ना अपने अंदर जुनून की, यार इससे नीचे तो नहीं जाना। अपने आप में एक पैरामीटर सेट कर लिया था कि मिनिमम इस लेवल पे तो रहना है, इसके नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया, अब नहीं। तो वो जो डिसीजंस मैं लेता गया, उन्होंने बहुत हेल्प करी आज जहाँ पे मैं पहुँच पाया, या फिर जहाँ पे मैं उस टाइम पे पहुँच पाया, क्योंकि वो डिसीजन लेना मेरे लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग साबित हुई। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो गई, 1 हफ्ते बुरी हालत रही, फीवर रहा, ये वो दुनिया भर का, बट मैंने उसके बाद गिव अप नहीं किया और कंटिन्यू मैं इंटरव्यू देते रहा। एक दिन में 2-2 इंटरव्यू दिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, लगभग लगभग मैंने 26-27 के आसपास इंटरव्यू दिए होंगे उन 20-22 दिनों में। और फाइनली जब मैंने ज्वाइन किया था सैमसंग को, जेल इंडिया में, उस टाइम पर मेरे हाथ में 3 ऑफर थे, एक नहीं 3 ऑफर। और तीनों ही ऑफर मेरे मनपसंद के थे। एक ऑफर जहाँ पे मेरी बॉस गई हुई थी, उनकी तरफ से था। वो सैलरी का कुछ चल रहा था, बट ऑफर बहुत अच्छा था, क्योंकि वो सप्लाई चेन मैनेजर टाइप की पोजीशन थी। एंड आई न्यू कि आगे चल के मैं ग्रो कर लेता। एंड एक और पोजीशन थी जो कि एक, आई थिंक, व्हाट यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में थी। वहाँ पे सैप पे काम होता था, तो वहाँ पे भी टीएल का काम था। बट दिस वन जो मैंने ऑफर ज्वाइन किया, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क डिफरेंस था, प्रिक्योरमेंट के बारे में सीखना समझना था। तो डिसीजन ले लिया कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। ऑफिस अच्छा लगा, एनवायरनमेंट अच्छा लगा, तो डिसाइड कर लिया। आगे की कहानी क्या रही, कैसे रही, बताता हूँ अगले पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए लर्निंग बस ये है कि दोस्त, स्ट्रगल कितना भी करना पड़े, कर लो। क्योंकि स्ट्रगल जो है ना, एक बार करना पड़ेगा, और एक बार सही डिसीजन ले लिया तो लाइफ टाइम हैप्पी रहो। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।
तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पे अलाइन मेंटर के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाके फॉलो करिए। वी टू मोटिवेशन के नाम से इंस्टाग्राम फेसबुक पे हैं, वो फॉलो कर लीजिए और जुड़े रहिए अपने साथ। मिलेंगे आपको अगले पॉडकास्ट में, कुछ नई बातें कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।